नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सीपीओ 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने कुछ सजेशन दिए थे कि किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको एक्सटेंशन लेना चाहिए, और जो रिज़ल्ट में जो छोटी मोटी गड़बड़ियाँ हुई है उसके बारे में मैंने बात की थी, तो वो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जिसमें आपको सीपीओ में ज्वाइन करने के बाद में किस तरह की लाइफ देखने को मिलती है, किस फोर्स में क्या माहौल रहता है। मैं स्पेशली आपको सीआईएसएफ के बारे में बताऊंगा। देखिए, अगर आपको दिल्ली सब इंस्पेक्टर मिला है तो नो डाउट आप ज्वाइन करोगे, और करना भी चाहिए। एक अच्छी जॉब है, आपको पावर मिलेगी, पैसा मिलेगा, आपको एक स्टेबल जगह दिल्ली में आपको जॉब करने को मिलेगी। तो देखिए, लाइफ तो टफ होनी है। जॉब लगने के बाद में आदमी की लाइफ वैसे ही ख़त्म हो जाती है, तो आपको जॉब तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन उस जॉब की डिफ़िकल्टी के साथ में अगर थोड़ा पावर पैसा आता है तो मेरे हिसाब से वो जॉब अच्छी है। हालांकि सिविल जॉब की तुलना में तो वो जॉब कुछ भी नहीं है, शांति आपको वहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी आपने सीपीओ का एग्ज़ाम दिया है, आपको दिल्ली एसआई मिला है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं उस बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूँगा। दिल्ली एसआई के अलावा जैसे सबसे बेस्ट मानी जाती है सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, उसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। और जो दूसरी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है दूसरे डिपार्टमेंट्स में, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करूंगा। लेकिन सीआईएसएफ जैसे कि सबसे बेस्ट मानी जाती है, इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप जो बाकी जॉब प्रोफाइल है उसको भी थोड़ा समझ पाओगे कि इसमें आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं, क्या क्या आपको नुकसान झेलने को पड़ेंगे। तो उससे रिलेटेड बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हालांकि मैं आपको फेस टू फेस दिखाई नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा बोरिंग भी आपको लग सकता है, लेकिन मैं वो पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जानकारी आपको 100% सही मिलेगी और आप उस पर पूरा भरोसा करके आप अपने लाइफ का डिसीज़न ले सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सीआईएसएफ में एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो हमारा लास्ट बैच था, पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी लेते थे सीआईएसएफ में, वो जॉब की थी। एसआई एएसआई सीआईएसएफ में लगभग बराबर से ही होते हैं। मेरे प्रमोशन से जस्ट पहले मैं वो छोड़ के आ चुका हूँ। 4.5 साल के आसपास मैंने जॉब की थी। प्लांट का एक्सपीरियंस भी था, एयरपोर्ट का भी था। तो मैं आपको हर तरह की डिटेल बता पाऊँगा कि आपको क्या क्या मुसीबत झेलनी पड़ती है, क्या क्या आपके लिए अच्छा होता है, वो भी मैं बता दूंगा। किस बारे में बात करूंगा, आप ज्वाइनिंग से पहले एक बार अपना मन बना लीजिए कि आपको ज्वाइन करना है, नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आप क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जाओगे, ठीक है। वीडियो बिल्कुल भी लंबा नहीं करूंगा मैं। ये जो एक्स्ट्रा बात की अभी की है, इसके बाद में कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगा। जो टॉपिक आज के वीडियो में रहने वाले हैं वो है आपका ट्रेनिंग टाइम कितना रहेगा, कितने टाइम की आपको ट्रेनिंग करनी है, उस बारे में बात करूंगा। अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी चाहिए या जो मिड टर्म लीव मिलती है वो कितनी मिलती है, उस बारे में बात करेंगे। सबसे जो मेन सवाल होता है बच्चों का कि सर सीआईएसएफ में पढ़ने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, सबसे मेन मुद्दा यही है, पढ़ने का टाइम। भाई सीआईएसएफ लोग इसीलिए चूज़ करते हैं कि फैमिली लाइफ और पढ़ने का टाइम, ठीक, क्योंकि हर कोई तैयारी करना चाहता है। सबको पता है कि कोई ना कोई सीजीएल की अच्छी पोस्ट हमें निकालनी है। उस बारे में बात करूँगा कि आपको ट्रेनिंग के टाइम कितना पढ़ने का टाइम मिलेगा और ट्रेनिंग के बाद में कितना पढ़ने का टाइम मिलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद में जब आप ज्वाइन कर लेते हो यूनिट, तब आपको कितना टाइम मिलेगा, वो भी बात करेंगे। ट्रेनिंग का लेवल क्या रहने वाला है, हार्ड रहेगा, इजी रहेगा, उस बारे में बात करेंगे। आप अगर रिज़ाइन देते हैं कभी भी ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद में, तो अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, कुछ ट्रेनिंग का अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, उस बारे में बात करेंगे। और क्या क्या कंडीशन रहती है जब आपको पे नहीं करना पड़ेगा, वो भी बात करेंगे। अगर आपको मिड टर्म के अलावा ट्रेनिंग में छुट्टी चाहिए, किस बेस पे मिलती है, कितनी मिलती है, उस बारे में बात करेंगे। रिस्क क्या रहता है ट्रेनिंग से लेकर ड्यूटी तक, जो भी रिस्क क्राइटेरिया होगा उस बारे में बात करेंगे। सैलरी क्या रहने वाली है, उस पर पोस्टिंग कहाँ होती है, किस तरह की होती है, कितने टाइम बाद पोस्टिंग मिलती है, उस बारे में हम बात करेंगे। एयरपोर्ट पे ड्यूटी रहती है, प्लांट पे ड्यूटी रहती है, दोनों में क्या फ़र्क रहता है, उसमें हम बात करेंगे। इसके अलावा आपके ड्यूटी आवर्स क्या रहने वाले हैं, ड्यूटी के बाद में आपको एक्स्ट्रा फॉल इन कितना, एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी के अलावा भी कितना देना पड़ता है। ड्यूटी इसमें शिफ्ट में चलती है, ए, बी और सी शिफ्ट होती है। बात करेंगे कितने कितने घंटों की, कहाँ क्या माहौल रहता है। ड्यूटी के बाद में भी आपको कुछ ऐसे फॉल इन्स हैं जिसमें आपको जाना पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। टेम्प्रेरी ड्यूटी, टीडी यानी टेम्प्रेरी ड्यूटी, आपको बाहर कहीं इलेक्शन हो गया या फिर कोई कुछ बाहर कोई पंगा हो गया, वहाँ आपको जाना है फोर्स के साथ में, तो वो क्या है। कोर्सेज आते रहते हैं बीच में, वेपन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो वो कितने करने पड़ेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फैमिली लाइफ, कितनी क्या फैमिली लाइफ मिलेगी आपको, इस बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग के बाद में छुट्टी का क्या मामला रहता है, उस बारे में। फैमिली क्वार्टर्स का क्या रहता है सीन, वो डेपुटेशन कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, कितने साल बाद मिलता है, एसएसजी, एनएसजी, एसपीजी या कोई भी जो दूसरे डिपार्टमेंट है,
उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या व्हीकल, क्या वेपन, क्या पावर, ये सब इस बारे में छोटी मोटी हम बात कर लेंगे। इसके बाद में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, डिपार्टमेंट में ही सब इंस्पेक्टर रहते हुए आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एलिजिबल रहते हो, उसका क्या क्राइटेरिया है उस बारे में हम बात करेंगे। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप पहले से स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में हो या कोई सिविल जॉब में हो, जैसे अभी पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि वो एक लड़का हरियाणा ग्रुप डी में लगा हुआ है, क्या उसको CISF सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहिए, या फिर आप कहीं LDC लगे हुए हो या कोई भी दूसरा पोस्टल डिपार्टमेंट में 2400-2800 ग्रेड पे तक अगर आप कहीं लगे हुए हो और आप 4200 ग्रेड पे में जाने की इच्छा रखते हो, तो क्या CISF आपके लिए सही है। सिविल जॉब या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के आपको जाना चाहिए, आप स्टेट गवर्नमेंट में सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो तो क्या आपको यहाँ जाना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी आपके लिए रहने वाला है, एक्सटेंशन। क्या आप अगर किसी दूसरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ टाइम बाद रिजल्ट आ सकता है या फिर आपको एग्ज़ाम देना है, तो एक्सटेंशन कितना मिल सकता है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला जो लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं, कि अगर आप कोई लड़की हो और आप CISF सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो तो आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, आपको CISF से क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। क्योंकि देखो लड़कों को तो एट द एंड जो है वो करना ही, लड़कियों को थोड़ा डर रहता है, अलग से परेशानी रहती है, तो वो CISF में क्या क्या है उस बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारे हमारे मेन टॉपिक रहने वाले हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई और डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप थोड़ा पेशेंट होकर वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरी सही जानकारी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग टाइम, ठीक है, कि आपका ट्रेनिंग टाइम कितना रहने वाला है, कहाँ ट्रेनिंग होगी, कैसी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, ट्रेनिंग देखिए रहती है 48 वीक्स की, ठीक है। ऑन एन एवरेज हम 50 हफ्ते की ट्रेनिंग मान लेते हैं, एक साल के आसपास एवरेज 50 वीक की ट्रेनिंग आपके रहने वाली, ठीक है। वो आपकी होगी निसा हैदराबाद में, ठीक है, निसा हैदराबाद, ठीक है। CISF का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एक हैदराबाद में, वहाँ आपको एज ए सब इंस्पेक्टर आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ये आपका ट्रेनिंग का टाइम रहने वाला है। उसमें आपके अलग अलग एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, आपको फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाएगी, वेपन्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आपको करवाया जाएगा, आगे मैं वीडियो में बात करूंगा। मेन इसका टाइम आपके 48 से 50 वीक रहने वाला है, जो आपको ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पर हैदराबाद में बिताना है। इसके बाद में आपको यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको छुट्टी कितनी मिलेगी। छुट्टी देखिए, आप जब 48 वीक का अगर है तो 24 वीक के आसपास, या जब भी सिचुएशन मतलब मिड टर्म रहता है ट्रेनिंग के बीच में, आपको 15 दिन की छुट्टी दी जाती है, जब 15 दिन के लिए आपको घर भेजा जाता है, ठीक है। वो ट्रेनिंग के बीच में वो डिसाइड करके शेड्यूल के हिसाब से आपको 15 दिन का मिड टर्म लीव मिलती है, जिसमें आप अपने घर जा सकते हैं 15 दिन, आधी ट्रेनिंग के बाद में फिर आपको वापस ज्वाइन करना होता है, ठीक है। तो ये आपको मिड टर्म लीव मिलने वाली। इसके बाद देखिए कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टडी टाइम, तो पढ़ाई का टाइम कितना मिलेगा आपको ट्रेनिंग के दौरान, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही डाउट रहता है सबसे ज़्यादा बच्चों को। तो मैं बता दूं कि ट्रेनिंग जो है वो आपकी 48 वीक की रहेगी, ठीक है। उसमें आपको पढ़ने का टाइम हर रोज़ का, इतनी देखो मुश्किल ट्रेनिंग इसकी CISF की नहीं होती है जितनी CRPF या BSF जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनकी ट्रेनिंग थोड़ी, जैसे CRPF की है तो बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, CISF की इतनी टफ ट्रेनिंग नहीं है। आपको रहने की वहाँ पे अच्छी सुविधा मिलती है, एक कमरे में 2 जनों को रहने की सुविधा होती है और वहाँ पर आपको प्रॉपर बेड वगैरह मिल जाता है। और ट्रेनिंग जो एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा है निसा हैदराबाद का, मैं वहाँ रह के आ चुका हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा एरिया है। अंदर ही आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो पढ़ाई का टाइम ट्रेनिंग के बाद में भी आप 2 घंटे मैक्स बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि ट्रेनिंग में काफ़ी थकावट हो जाती है, काफ़ी फटीग हो जाती है, आपको रेस्ट भी करना होता है, प्लस आपको कुछ पर्सनल काम है वो भी खुद करने पड़ेंगे। तो आपको 2 घंटे मैक्सिमम, अगर आप फिर भी निकालना चाहो तो 1.5 से 2 घंटे आप निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, ठीक है। आप अगर ज़्यादा ही कुछ मेहनती हो, नींद पूरी कुर्बान करके आप अगर पढ़ना चाह रहे हो तो अलग बात है, लेकिन वैसा कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको ट्रेनिंग भी करनी है। 2 घंटे मैक्सिमम अगर आप डेडिकेटेड हो तो कर सकते हो। ट्रेनिंग का लेवल क्या रहने वाला है, ट्रेनिंग का लेवल देखिए मीडियम लेवल है, ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं होगी, इतनी ईजी भी नहीं होगी। सुबह आपको 6 बजे से लेकर शाम तक आप पैक रहोगे पूरा, ठीक है। सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक तो आप मान ही लीजिए। 6 बजे सबसे पहले आपकी उठते ही आपको PT करवाई जाएगी, ठीक है, उसमें 2-3 पीरियड PT के रहते हैं। उसके बाद में आपको नाश्ता करवाया जाएगा और नाश्ते के तुरंत ही बाद आपको अपने वेपन्स की या ड्रिल की ट्रेनिंग हो जाएगी आपके। फिर शाम को इन दोनों में से कोई एक, जो सुबह हो गई, जगह सुबह वेपन की ट्रेनिंग हो गई है तो शाम को ड्रिल होगी, और बीच में जो दिन का टाइम रहता है उसमें आपको इंडोर क्लासेस होगी आपकी, जिसमें आपको रूल्स रेगुलेशंस वगैरह पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। ट्रेनिंग के
बाद में आपको कितना पढ़ने का टाइम मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेनिंग के बाद में आपको कितना पढ़ने का टाइम मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ट्रेनिंग जैसे ही आपकी ख़त्म हुई, वो आपका गोल्डन पीरियड था ट्रेनिंग। उस दौरान आपने जो मज़े किए वो आपने कर लिए और कुछ भी नेगेटिव नहीं था वहाँ पे। लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म होती है, आपको वास्तविकता का पता चलता है और आपको पता चलता है कि CISF में एक्चुअली होता क्या है, जॉब करना कितना टफ है, कितना डिप्रेस हो जाते हो आप। तो इसमें ड्यूटी चलती है शिफ्ट में, A, B और C शिफ्ट चलती है। ऑन एन एवरेज आपको 8 घंटे की, मैं मान के चलूँ कि ड्यूटी होती है। और ड्यूटी के दौरान जैसे 8 घंटा मान लो, तो 1 घंटा घर से निकल के वेपन निकालने में, 1 घंटा वापस वहाँ से वेपन जमा करवा के घर पहुँचने में, ऑन एन एवरेज मैं 10 घंटे इसको मान लेता हूँ। 10 घंटे तब होंगे जब आप यूनिट के बहुत पास में रह रहे हैं या फिर बैचलर है लाइन में रह रहे हैं। 10 घंटे तो आप मान कर ही चलिए, चाहे प्लांट में हो चाहे एयरपोर्ट पर हो। एज ए सब इंस्पेक्टर 10 घंटे आपने वहाँ पर बिताए हैं। उसके बाद आप कितना पढ़ सकते हो वो आप पर है। इस 10 घंटे के दौरान आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। आप सोच रहे हो कि मैं कहीं कोने में ड्यूटी होगी मेरी, मैं पढ़ लूँगा, आप नहीं पढ़ सकते। एयरपोर्ट पे कोई भी जगह नहीं है जहाँ आप पढ़ सकते हो, चारों तरफ कैमरा होता है। और प्लांट में भी आपको मेन गेट पर बैठकर सारी एंट्री एग्जिट वगैरह देखनी पड़ती है, साइन सिग्नेचर करने पड़ते हैं, तो आप वहाँ पर भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसके बाद में आप अपनी अगर नींद पूरी करोगे अगली ड्यूटी के लिए, तो कम से कम 7-8 घंटे तो आपको सोना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपका अगर कोई पर्सनल टाइम नहीं है, आप पढ़ना चाहते हो, तो 4-5-6 घंटे आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये पैक्ड शेड्यूल है पूरा। 10 घंटे ड्यूटी के दौरान आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। और जो शिफ्ट में ड्यूटी चलती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। जैसे आप मॉर्निंग में चल रहे हैं, मॉर्निंग से आप वापस आफ्टरनून में आएंगे अगले दिन। जैसे आज आपने अगर सुबह 6 से 1 तक ड्यूटी की है 3-4 दिन तक, तो अगले दिन आपको फिर थोड़ा गैप मिल जाएगा और आपको वापस C शिफ्ट लग जाती है, ठीक है, नाइट में। जैसे आप नाइट में आगे C शिफ्ट कर रहे हैं, तो C शिफ्ट के बाद जैसे आपने पूरी रात ड्यूटी की, जैसे रात को 9 से मान लो आपने सुबह 6 बजे तक ड्यूटी की है, ठीक है, तो अब आपको C से अगर B में आना है तो आपको उसी दिन वापस 1 बजे ड्यूटी पे चढ़ना है। जैसे आप रात को आए सुबह 6 बजे और वापस 1 बजे आपको ड्यूटी पे जाना है और 1 से फिर आपको 9 बजे तक ड्यूटी करनी है, 10 बजे तक आप घर पहुंचोगे। आप अगर B शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हो तो B शिफ्ट में मान लीजिए आप 1 से 9 तक ड्यूटी कर रहे हो, इसके बाद में आपको वापस A शिफ्ट में जाना है, तो ये 9 को ड्यूटी खत्म करके 10 बजे आप घर पहुंचोगे और वापस सुबह 6 बजे आपको ड्यूटी पे चढ़ना है, तो 5 बजे आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो ये रात को जो सोने का टाइम मिल गया आपको मिल गया। ऐसे आपका जो फिजिकल हैरेसमेंट है चलता रहेगा। खाने पीने का कोई शेड्यूल नहीं है, कभी रात में खाओगे कभी दिन में खाओगे, तो ये सारी परेशानियाँ आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आप पढ़ लेते हो तो वो आपके हाथ में है, लेकिन ड्यूटी के दौरान पढ़ने का कोई चांस नहीं है। और जितना मेरा अंदाज़ा है आप CISF से ज़्यादा पढ़ाई तो दूसरी फोर्सेज में कर पाओगे, क्योंकि CISF में बहुत ही लंबा ड्यूटी आवर्स रहता है, ठीक है, 8 से 10 घंटे और कुछ कुछ जगह 12 घंटे भी चलती है। मैक्सिमम जगह प्लांट्स वगैरह में 12 घंटे चलती है, क्योंकि स्ट्रेंथ कभी पूरी होती ही नहीं, ठीक है। जैसे एक यूनिट में अगर 100 लोगों की स्ट्रेंथ है, तो पहली बात तो वहाँ पर 60 आदमी ही होंगे पहले से। उस 60 में से भी 20 लोग कभी इलेक्शन ड्यूटी में चले जाएंगे, कभी किसी कोर्स में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं वो 20 आदमी एब्सेंट रहेंगे, फिर बहुत से लोग छुट्टी पे रहेंगे। तो ड्यूटी करने वाले एक्चुअल लोग बहुत कम बचते हैं और आपको छुट्टी के लिए भी रोना पड़ता है और आपको रेस्ट के लिए भी रोना पड़ता है। कोई वीकली ऑफ आपको नहीं मिलेगा पूरे साल में। अगर वीकली ऑफ शुरू भी हो गई, वीकली ऑफ आपके डॉक्यूमेंट में रहता है कि आपको हफ्ते का एक वीकली ऑफ, लेकिन वो मिलेगा कभी नहीं पूरे साल में। चाहे अगर अच्छी से अच्छी यूनिट है तो आपको 7-8 वीकली ऑफ मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, इससे ज़्यादा मिलने के कोई चांस नहीं, ठीक है। और भी इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं आगे क्या है कि जब आप रिज़ाइन करते हो तो आपको कितना पे करना है। देखो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आज आप जॉब लगने के लिए, मैं कह रहा हूँ, जितना परेशान हो उससे ज़्यादा परेशान आप वो जॉब छोड़ने के लिए हो जाओगे। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह रहा हूँ, मेरे बैच के आधे से ज़्यादा लोग छोड़ के जा चुके हैं, कम ग्रेड पे छोड़ के जा चुके हैं। वो सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, लेकिन कोई 2400 ग्रेड पे कोई 1800 ग्रेड पे छोड़ के आज भी जा रहे हैं, ठीक है। इतनी परेशान करने वाली ये जॉब रहने वाली है। तो आप अगर रिज़ाइन करते हो बिना NOC लिए, NOC मिलती है जब आपका ग्रेड पे हायर रहता है, ठीक है, या फिर सेम रहता है। अगर आप 4200 ग्रेड पे की कोई वैकेंसी में जाते हो या फिर 4600 में जाते हो CGL में, तो आपको NOC मिल जाती है, उसमें आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल जाता है, उसमें आपको पैसा भरना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद में कभी भी आप बिना NOC लिए उससे कम ग्रेड पे जाने के लिए आप तैयार हो, तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट या 3 महीने की सैलरी आपको भरनी पड़ती है। ट्रेनिंग के दौरान अगर जा रहे हो तो जितनी ट्रेनिंग हुई है उस हिसाब से वो पेमेंट लगेगी। ट्रेनिंग के बाद अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो ऑन एन एवरेज आपको आज के रेट के हिसाब से बता के चलूँ कि आपको 3 लाख लगभग भरने पड़ेंगे। 2.5 से 3 लाख आप मिनिमम मान के चलो कि आपको भरने
पढ़ सकते हैं, और ट्रेनिंग कॉस्ट प्लस जो भी एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो अभी लोग रिज़ाइन करके जा रहे हैं तो वो 2.5 से 3 लाख रुपए भर के जा रहे हैं, तो ये आपको खर्चा रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको मिड टर्म के अलावा ड्यूरिंग ट्रेनिंग इमरजेंसी लीव आपको कितनी मिलेगी? ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अगर एक्सट्रीम इमरजेंसी है तो आपको 2-3 दिन की छुट्टी मिल सकती है, वो भी एक्सट्रीम कंडीशन होने पे, पूरे आपको सबूत देने के बाद में कि भाई हाँ मेरे रियल भाई की शादी है, रियल सिस्टर की शादी है, या फिर कोई इमरजेंसी हो गई है घर में, तो उस तरह की कंडीशन में आपको छुट्टी मिल सकती है 2-3 दिन की। और ऐसे करके आप साल में 1-2 बार मुश्किल से छुट्टी ले सकते हो, अदरवाइज छुट्टी आपको बहुत कम चांस है कि मिलती है। और अगर आपने एनओसी ले रखा है किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको उस एग्ज़ाम के लिए 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, ट्रेनिंग के टाइम में इतना परेशान नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कि रिस्क क्या क्या रहने वाले हैं, आपको किस एरिया में क्या रिस्क रहते हैं जॉब करने के बाद में। तो इतना रिस्क नहीं है जितना मैं मानता हूँ दूसरी फोर्सेस की तुलना में, हालांकि दूसरी फोर्स में भी ज़्यादा रिस्क नहीं है आजकल। सीआरपीएफ में थोड़ा रिस्क है कुछ एरिया में, लेकिन आजकल वो भी थोड़ा कम होता जा रहा है। जैसे जो अपने नक्सली एरिया हैं तो उसमें भी थोड़ा आजकल क्राइम कम हुआ है, लेकिन सीआरपीएफ में जैसे रिस्क है, सीआईएसएफ में वैसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, लगभग ज़ीरो है। कुछ कैजुअलिटीज़ हुई है पिछले टाइम में, लेकिन वो उतना ही रिस्क है जितना सिविल लाइफ में। तो रिस्क मैं नहीं मानता ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, रिस्क कम ही रहने वाला है इसमें, लाइफ का रिस्क कम है। इसके बाद में देखिए कि सैलरी कितनी रहने वाली है। सैलरी जो आपका बेसिक पे है, आपको पता है बेसिक पे में आपका जो डीए है, ठीक है, जो आजकल 59% के आसपास चल रहा है शायद, तो वो आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। सिर्फ आपको आपका बेसिक प्लस डीए मिलेगा। ठीक है, एचआरए आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद में आपको इसके साथ में प्लस आपको एचआरए मिल जाएगा। ठीक है, और एचआरए अलग अलग सिटी का होता है, अगर XYZ इस तरह की सिटी टायर होते हैं, तो जो सबसे अगर कोई छोटा गांव कस्बा है तो वहाँ 10% मिलते हैं, और जो सेकंड लेवल की सिटी होती है उसका 20% और बाकी 30% ऐसे एचआरए मिलता है। वो आपको इसमें जुड़ के मिलेगा, प्लस आपको राशन मनी मिलती है। वो हालांकि वो कट भी जाती है आपके वापस, राशन मनी आपको हर महीने जमा करानी पड़ती है और हर महीने आपके अकाउंट में आती है। तो एक तरह से खाना फ्री कह सकते हो, एक्स्ट्रा पैसा नहीं बोल सकते उसको, ये चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके अलावा कहीं टीडी पे जाते हो आप तो कितना मिलता है उसके बारे में बात कर लूँगा। पोस्टिंग आपकी कहाँ रहने वाली है, कैसी पोस्टिंग रहेगी, आपको ट्रेनिंग के जस्ट बाद में पोस्टिंग या तो प्लांट में मिलेगी, जैसे कि ओएनजीसी का प्लांट हो गया, गैल, भेल, ये रिलायंस हो गया, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उसमें आपको ड्यूटी मिलेगी, या फिर आपको ड्यूटी मिलेगी एयरपोर्ट में या फिर दिल्ली मेट्रो में। ठीक है, किसकी क्या कंडीशन रहती है अभी हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि भाई एयरपोर्ट ड्यूटी क्या रहेगी और प्लांट ड्यूटी क्या रहेगी। तो देखिए एयरपोर्ट में अगर आपकी सीधी फर्स्ट पोस्टिंग आ गई तो आप समझिए कि फिर आपकी लाइफ में जो फन है वो ख़त्म है, क्योंकि एयरपोर्ट की ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है आपका। ठीक है, और वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, आपको एनी टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा और पर्सनल लाइफ आपकी फिर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हालांकि आपको सिटी में रहने को मिलेगा, लेकिन ड्यूटी आवर्स प्लस वर्कलोड इतना रहता है कि नींद ही पूरी नहीं हो पाती और वापस आपको ड्यूटी पे आना पड़ता है। प्लांट में आप जाओगे, शेड्यूल सेम है, लेकिन थोड़ा वहाँ पे आपको सब इंस्पेक्टर वाली फीलिंग आएगी। एयरपोर्ट पे कोई सब इंस्पेक्टर वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी, हालांकि पूरी फोर्स में कुछ नहीं आएगी, पावर आपके पास कुछ नहीं है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास रहता है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हो कोई चोर पकड़ लूँगा, किसी को पकड़ लूँगा, कुछ कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ एक गार्ड की तरह उसको पकड़ सकते हो, फिर पुलिस को हैंडओवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एयरपोर्ट की ड्यूटी है, आपको वहाँ पे फ्रिस्किंग वगैरह करनी पड़ेगी पैसेंजर की। आप सब इंस्पेक्टर हो, बाहर ड्यूटी लगने के चांस बहुत कम है, आपको अंदर ही फ्रिस्किंग करनी पड़ेगी पूरे दिन। और प्लांट में है कि थोड़ा आपको एक जगह का इंचार्ज बनाया जाता है। एयरपोर्ट पे जो ड्यूटी कांस्टेबल कर रहा है वही ड्यूटी सब इंस्पेक्टर कर रहा है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, प्लांट में थोड़ा सा आपको स्पेशल फील कराया जाता है, थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा पावर आपको कुछ नहीं है। छुट्टी वगैरह के लिए आपको वैसे ही तड़पना पड़ेगा जैसे कांस्टेबल को करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पावर कुछ नहीं है। थोड़ा सा स्पेशल फील हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, बैठने को मिल जाएगा, इतना ही। ड्यूटी के दौरान आप कहीं पर भी पढ़ नहीं पाओगे, चाहे प्लांट हो चाहे एयरपोर्ट हो, वो जो 10 घंटे की ड्यूटी है वो फिक्स है। ठीक है, ड्यूटी आवर्स मैंने आपको पहले बताए कि 8 घंटे से 10 घंटे के बीच में रहते हैं। बहुत सी जगह प्लांट में 12 घंटे भी चलते हैं, मतलब आज 12 घंटे, आज 6 से 6 ड्यूटी की है, वापस अगले दिन 6 से 6, रात को सिर्फ घर आके सो सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ टाइम नहीं है आपके पास में। इसके अलावा अगर ABC शिफ्ट में आप करते हो तो 10 घंटे एवरेज मान के चलो। इसके अलावा आप अगर पढ़ना चाहो, कुछ करना चाहो, कर सकते हो, लेकिन उसमें भी क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ड्यूटी आवर्स के बाद में एक्स्ट्रा फॉल इन होते हैं। ड्यूटी के बाद में जैसे आप सुबह 5 बजे ड्यूटी पे निकल गए, 4 बजे आपको उठना पड़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है, 6 बजे तक आपको ड्यूटी पे पहुंचना है।
ठीक है। 6 बजे तक आपको ड्यूटी पे पहुंचना है, तो 4 से लेके 6 ड्यूटी पे पहुंच गए, वहाँ से 6 से 1 बजे आप फ्री हो गए और लगभग 2 बजे तक आप घर पहुंचोगे। अगर ज़्यादा कहीं दूर रह रहे हो तो ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। 2 मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 1 घंटा, ठीक है। तो 2 बजे आप घर पहुंच गए, 3 बजे तक आपने खाना वाना खाया। उसके बाद में आपको वापस, अगर आपने मॉर्निंग शिफ्ट की है तो शाम को 5 बजे वापस आपको फॉल इन में जाना पड़ेगा। काम चाहे कुछ हो ना हो, आपको 5 बजे जाना पड़ेगा। या तो योगा करवा दिया जाएगा, या फिर कोई मीटिंग ले ली जाएगी, या फिर कोई बैंक वाले आ जाएंगे, योगा वाले आ जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा। आपको वापस 5 बजे जाना पड़ेगा, चाहे आप बैचलर हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे 10 किलोमीटर से दूर से आ रहे हो। वापस आपको 5 से लगभग वहाँ पे 6:30 तक बैठना पड़ेगा। आपकी अगर नाइट ड्यूटी है तो भी आपको पहले यहाँ आना पड़ेगा, इसके बाद में आपको ड्यूटी जाना है, ठीक है। और जो आफ्टरनून शिफ्ट वाले होते हैं वो ड्यूटी पर रहेंगे, लेकिन उनको अगले दिन मॉर्निंग में पीटी के लिए आना है, ठीक है। तो वो सुबह पीटी करेंगे, फिर आफ्टरनून शिफ्ट जाएंगे, और जिसकी नाइट और मॉर्निंग शिफ्ट है वो इस दौरान वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम देंगे। इसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत फैमिली को टाइम दे सकते हो तो दे दो, लेकिन इसके अलावा आपको कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। ये ड्यूटी आवर्स प्लस ये एक्स्ट्रा रेजिमेंटल फॉल इन, ये आपको अटेंड करने ही पड़ेंगे। अभी आप बेरोजगार हो, आपको सुनने में लग रहा है क्या है कर लेंगे, लेकिन जब आप फोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। आप इतना परेशान हो जाते हो कि आप CISF में जब तक हो, अगर आप किसी CISF के बंदे के पास बैठे हो तो सिर्फ CISF की बुराई करते रहोगे। आप सिर्फ सीनियर अधिकारियों के बारे में बात करते रहोगे, किसने क्या कर दिया, किसने क्या कर दिया। एक पर्सनल बात, पर्सनल लाइफ, वो सब खत्म हो जाती है। सिर्फ CISF के बारे में ही बात करोगे, पूरे दिन दिमाग में वही घूमता रहेगा। तो आप कुल मिला के बहुत परेशान हो जाओगे और पढ़ाई के लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पाओगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके अलावा TD और कोर्सेज रहते हैं। भाई टेम्प्रेरी ड्यूटी आपको इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आप 5 घंटे निकाल के आप अगर तैयारी कर रहे हैं प्लांट में रह के, तो आपकी तैयारी चल रही है, लेकिन तब तक कोई इलेक्शन आ जाएगा और आपको 2 महीने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। उस दौरान हो सकता है कि वहाँ आपको रहने की प्रॉपर सुविधा नहीं मिले, ट्रैवल करने की सुविधा नहीं मिले, आपको जैसे तैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। आपकी ये पढ़ाई उस दौरान डिस्टर्ब हो जाएगी। TD के अलावा कुछ कोर्सेज आते रहते हैं बीच में, वेपन ट्रेनिंग के, फिजिकल ट्रेनिंग के, योगा के, या इस तरह के दुनिया भर के कोर्सेज हैं, वो आते रहते हैं। कुछ 2 हफ्ते के रहते हैं, कुछ 1 महीने के, कुछ 2 महीने के, 3 महीने के भी हो सकते हैं। तो ऐसे कोर्सेज भी आपको अटेंड करने पड़ेंगे। उस दौरान आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाओगे, वापस वो ट्रेनिंग वाला शेड्यूल आपके आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। फैमिली लाइफ क्या है? फैमिली लाइफ, इसमें सबसे बड़ा मिथ यही है कि फैमिली लाइफ इतनी है कि फैमिली को साथ रख पाओगे आप, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, आपकी अर्बन सिटी में एयरपोर्ट के पास में या 1 घंटा दूर पे आपको फ्लैट मिल जाएगा, आप ड्यूटी के बाद में फैमिली के पास जा सकते हो, इतना सा वेलफेयर है। उसको घुमाने कहीं नहीं लेके जा सकते क्योंकि इतने थक जाते हो, एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता नहीं है। वापस आपको किसी भी फॉल इन में जाना है, आप 50 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते क्योंकि कभी भी कॉल आ सकता है, आपको वापस जाना पड़ सकता है, ठीक है। और बिना बताए जा भी नहीं सकते वरना आपका हैरेसमेंट किया जाएगा। तो फैमिली लाइफ सिर्फ इतनी सी है कि आप साथ रख सकते हो, लेकिन इसके नुकसान ज़्यादा है। जैसे आप साउथ में कहीं पोस्टिंग आ गई, आप हरियाणा, यूपी, राजस्थान के हो, वहाँ की लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। आपको फैमिली को वहाँ पे अकेला रखना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। फिर क्या होगा कि आपने वहाँ पे जैसे ही फैमिली को रखा, तब तक आपको किसी ना किसी TD या कोर्स पे भेज दिया जाएगा। 2 महीने के इलेक्शन पे आपको भेज देंगे। अब 2 महीने के लिए या तो आपकी फैमिली को वहाँ अकेला रखो जहाँ वो किसी को नहीं जानते, और या फिर उनको वापस घर छोड़ के आओ। तो ये बहुत सी परेशानियां आपको रहने वाली है। दूसरा, फ्रस्ट्रेट रहोगे आप जॉब से रिलेटेड, तो फैमिली से भी आप उसी तरह की फ्रस्ट्रेशन में बातें करोगे। तो कुल मिला के फैमिली लाइफ है इतनी कि साथ रख सकते हो, इससे ज़्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। घर से दूर कहीं जा नहीं सकते। आप अगर बैचलर हो तो ये मान के चलोगे 8-9 बजे के बाद आपको बाहर जाने की एग्जिट परमिशन नहीं दी जाती, ठीक है। 8 बजे से पहले कुछ जगह मैक्सिमम 10 बजे मान लो आपको अंदर आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला प्रेशर भी रहता है कि आप ज़्यादा कहीं एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप थोड़ा ड्रिंक वगैरह की हैबिट रखते हो तो ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ मानी जाती है। CISF में आपको अलग तरह से जज किया जाएगा। आप हर चीज़ फिर डर के, छुप के करोगे। खुल के, जैसे दूसरी फोर्सेज में ऐसा होता है कि खुल के आदमी ड्रिंक कर लेता है, पी लेता है, वो CISF में नहीं होता है। आप अगर बैचलर हो, लाइन में कर रहे हो, आपको बहुत छुप के करना पड़ेगा, वरना अगले दिन आपको पेशी में बुला लिया जाएगा, ठीक है। आप पे इंक्वायरी चालू कर दी जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा। तो पहली बात तो 8-10 घंटे की ड्यूटी है, आदमी सही से नहीं हो पाता ऐसा काम। लेकिन अगर बंदे करते हैं फिर भी, लेकिन वो बहुत छुप के रिस्क लेके करना पड़ता है, तो वो फौज वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको। एक तरह से डर के, वो प्राइवेट लाइफ वाली कह सकते हो, वैसा चलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग खत्म हो गई है, ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद में आपको छुट्टी कितनी मिलती है? तो देखिए 15 CL मिलती है, वो कुछ एक्स्ट्रा परमिशन, GH, RH ऐसा कुछ मिला के 20-25 हो जाती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज में मैक्सिमम 25 मान लेता हूँ। और इसके अलावा आपको 30 EL मिलती है, ठीक है। EL जिसको अर्नड लीव बोलते हैं, और स्टेट सिविल डिपार्टमेंट में उसको PL बोल सकते हो, पेड लीव, और सेंट्रल में उसको EL बोलते हैं। 30 EL मिलती है आपको।
और बाकी जो दूसरी फोर्सेज हैं उसमें 60 मिलती है, 15 CL प्लस 60 EL मिलती है CRPF, ITBP, BSF इनमें। CISF में सिर्फ 30 मिलती है, ये बोल के कि आपकी सिविल लाइफ है, ठीक है। लेकिन ये 30 छुट्टी भी आप, मुझे नहीं लगता कि पूरी ले पाओगे, क्योंकि ट्रेनिंग से लेकर फर्स्ट डे से लेकर आप जब तक रिटायर होगे तब तक ये छुट्टी कहने को आपकी है, लेकिन आपको इस छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा और कुछ झूठ बोल के सॉलिड रीज़न बताना पड़ेगा कि मतलब बिना रीज़न बताए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मेरी छुट्टी है मुझे दे दो। नहीं, आपको या तो माँ को बीमार करना पड़ेगा, पापा को बीमार करना पड़ेगा, या किसी को मारना पड़ेगा, किसी की शादी करवानी पड़ेगी, मतलब कोई सीरियस रीज़न बता कर ही आप छुट्टी ले सकते हो, ठीक है। हाँ, 1-2 छुट्टी आपको ऐसे मिल जाती है, लेकिन 10-15 दिन की। इसके अलावा अगर आप जैसे एक छुट्टी काट के आ गए, अब वापस चाहते हो आप 2 महीने बाद जाओ, तब तो आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा और कोई ऐसा रीज़न बताना पड़ेगा जो आपके घर में नहीं हुआ है, ठीक है। हर छुट्टी के लिए, चाहे कोई भी आप छुट्टी जा रहे हो, चाहे CL जा रहे हो, चाहे EL जा रहे हो, आपको रीज़न ऐसा बताना पड़ेगा आपकी खुद की छुट्टी के लिए कि झूठ बोलना पड़ेगा आपको, वरना आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। सॉलिड रीज़न, आप सोचते हुए रह जाओगे अगर मेरी छुट्टी है मैं क्यों रीज़न बताऊं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। और छोटा मोटा रीज़न नहीं कि भाई दोस्त की शादी है चला जाऊँ, नहीं, आपको सॉलिड रीज़न बताना पड़ेगा, तब आपको छुट्टी मिलेगी। और उसकी कोई गारंटी नहीं, वो भी स्ट्रेंथ होगी तब आपको मिलेगी। और स्ट्रेंथ का मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोग अपने चले जाते हैं इलेक्शन में, कुछ लोग दूसरी किसी TD में चले जाते हैं, कोर्स में चले जाते हैं, पीछे स्ट्रेंथ बचती ही नहीं है। तो आपको शॉर्टेज ऑफ स्ट्रेंथ बोलकर हर बार आपकी छुट्टी इग्नोर कर दी जाएगी और कुल मिला के आपको परेशान किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखते हैं, ट्रेनिंग के बाद में फैमिली क्वार्टर आपको कैसे मिलते हैं। तो कुछ जगह पर है जहां आपको, अब CISF में क्या होता है कि CISF जहां ड्यूटी कर रही है, जैसे अगर CISF एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रही है तो जो CISF का खर्चा है वो पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी उठाती है। अगर CISF ONGC में ड्यूटी कर रही है तो जो पूरा खर्चा है CISF का वो ONGC उठाती है। तो क्वार्टर भी ONGC देगी, आने जाने का व्हीकल ONGC देगी, सब कुछ ONGC देगी। और मैक्सिमम जगह पे अगर क्वार्टर नहीं है तो आपको HRA मिलता ही है, आप सिविल में कहीं रूम लेके रह सकते हैं। फैमिली आप लगभग सब जगह रख सकते हो, तो कुछ जगह क्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे, मैक्सिमम जगह आपको नहीं मिलेंगे। बाहर आप रेंट पे वो क्वार्टर ले सकते हो, HRA आपको मिल ही रहा है तो वैसे आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि डेपुटेशन 2-3 साल बाद, 3 साल बाद आप डेपुटेशन पे जा सकते हो। SSG होती है सिक्योरिटी की, NSG होती है, SPG होती है, NDRF होती है जो डिजास्टर रिलीफ होती है, और CBI वगैरह। इसके अलावा NIA वगैरह और कुछ जगह हैं जहां आप डेपुटेशन पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड क्लियर है तो आपने अगर 3-4 साल, कुछ जगह 5 साल होती है, आपने अगर एक रोबोट की तरह ड्यूटी की है, मशीन की तरह, बिना ऑब्जेक्शन किए, आपका अगर छोटा मोटा भी अगर आर्ग्यूमेंट हो गया है तो वहाँ पे रिकॉर्ड में चढ़ जाता है, आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट दे दी जाती है और आपका रिकॉर्ड ख़राब कर दिया जाता है। रिकॉर्ड ख़राब करने के बाद ना तो आप कोई एग्ज़ाम दे पाओगे और ना किसी डेपुटेशन में जा पाओगे। तो इसके चांसेस सब इंस्पेक्टर रहते हुए बहुत कम हो जाते हैं हालांकि, ठीक है। अधिकारी ऐसे होते हैं कि 100 में से 90 तो ख़राब ही मिलेंगे आपको, ठीक है। 10 हो सकता है अच्छे मिले जो आपकी नौकरी ख़राब ना करें, लेकिन 90 ऐसे आएंगे जो आपकी नौकरी ख़राब कर देंगे। सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उनको भी ख़राब करनी पड़ती है और वो हो जाती है, तो आप किसी डेपुटेशन के लायक रहोगे नहीं और जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है वो भी आप दे नहीं पाओगे, ठीक है। होते ये हैं, कुछ क्राइटेरिया रहता है उनका, आप जा सकते हो, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाती है क्योंकि कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट तो हो ही जाता है छुट्टी को लेकर, ड्यूटी को लेकर, कैसा भी हो, और वो हुआ नहीं और आपका सर्विस ख़राब हुई और आप फिर डेपुटेशन पर नहीं जा सकते। व्हीकल, वेपन, पावर क्या रहता है। व्हीकल आप अगर प्लांट में हो तो आपको चेकिंग के लिए या फिर ड्यूटी पे जाने के लिए वो सरकारी गाड़ी होती है, वो मिलती है। पर्सनल आपको कुछ नहीं है, जब तक आप तक इंस्पेक्टर हो तब तक आपको कुछ नहीं है। असिस्टेंट कमांडेंट के बाद में खुद का अपना ड्राइवर प्लस व्हीकल मिल जाता है, उससे पहले आपको खुद का कुछ नहीं मिलेगा। वेपन, अगर आप एयरपोर्ट पे हो, स्क्रीनर हो, फ्रिस्किंग वगैरह करते हो, आपको हथियार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। वेपन को अगर आप पावर समझते हो तो वहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी वेपन ही होती है। कोई नहीं चाहता कि हथियार निकाले, बिना हथियार के आदमी ड्यूटी करना चाहेगा क्योंकि रिस्क, कुछ भी उसकी टूट फूट की रिस्क रहती है, और वो हथियार की टूट फूट ऐसे रहती है कि मतलब पूरी नौकरी खराब आपकी, ठीक है। तो वो एक तरह से बोझ ही होता है जिसको कोई कैरी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर एक राउंड ऊपर नीचे हो गया, कोई छोटी मोटी टूट फूट हो गई तो इतनी लंबी इंक्वायरी बैठती है कि आप परेशान ही परेशान हो, ठीक है। पावर के नाम पर कुछ नहीं है, आपको थोड़ा समाज में इज्जत मिल जाएगी, आपके घर परिवार वाले समझेंगे कि लड़का थानेदार बन गया है। इसके अलावा कोई पावर नहीं है। आप एक कांस्टेबल का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिविल के किसी आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने अगर कोई चोर पकड़ लिया, कोई पंगा हो गया एयरपोर्ट पे, आपने किसी आदमी को डिटेन कर दिया, कुछ कर दिया, आपको ही परेशान होना है, उसका कुछ नहीं। आपको सिविल पुलिस बुलानी पड़ेगी और पुलिस के हैंडओवर करना पड़ेगा। पुलिस क्या करती है वो जाने, उस पर केस चलाए, उसको छोड़े, केस चलाए, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। तो कुल मिला के आपके पास कोई लॉ एंड ऑर्डर की पावर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। आपने अगर कोई आदमी पकड़ लिया तो उससे, जिस आदमी को पकड़ा है उससे ज़्यादा परेशान तो आप रहोगे,
क्योंकि आपके पास पावर कुछ नहीं है। आपने अगर थोड़ा सा उसके साथ में मिसबिहेव कर दिया तो आप पे इंक्वायरी बैठ जाएगी, उसका कुछ नहीं होगा और आपकी नौकरी कन्फर्म है कि ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए पावर के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ जो सैलरी मिलती है जेब में आ रहा है वही आपकी पावर है। और घर परिवार दोस्तों में लगता है कि भाई लड़का वर्दी पहन रहा है, 2 स्टार लगे हुए हैं, बाकी सब गलतफहमी है, वहाँ जाके आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम आप सब इंस्पेक्टर हो तो 4 साल बाद में दे सकते हो, 4 साल की सर्विस विदाउट कोई पनिशमेंट मिले, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जब तक बहुत ही ज़्यादा सिंसियर या रोबोट की तरह काम करने वाले नहीं हो तो आपको उससे भी वंचित कर दिया जाएगा। और आपके अगर रिकॉर्ड एकदम साफ है तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो। हालांकि वैकेंसीज बहुत कम आती है, 25-30 इस तरह की वैकेंसीज आती है, तो अगर वो देना चाहो तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम सिर्फ एक ही होता है सब इंस्पेक्टर के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट बनने का। ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या है कि स्टेट जॉब वर्सेज सीपीओ। अगर आप कहीं सिविल में जॉब कर रहे हैं, जैसे अभी एक भाई ने पूछा था कमेंट में कि मैं हरियाणा डी ग्रुप में जॉब कर रहा हूँ तो क्या मुझे इसके लिए आना चाहिए। कोई एलडीसी लगा हुआ है, कोई टीचर लगा हुआ है, कोई स्टेट पुलिस में कांस्टेबल लगा हुआ है, सीपीओ जाना चाहता है, 2 स्टार लगाना चाहता है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट मेरी सलाह यही है कि आप मत जाओ। ठीक है। जैसे कि उस भाई ने बताया हरियाणा डी ग्रुप में, तो भाई राजस्थान में हमारे अगर डी ग्रुप में कोई बंदा लगता है, जैसे कि सफाई कर्मचारी या ऐसा कुछ भी लगता है डी ग्रुप में, तो उसको 3 साल बाद 4 साल बाद में एलडीसी बना दिया जाता है, उसको प्रमोशन मिल जाता है। तो अगर 3-4 साल 5 साल बाद अगर आपके भी एलडीसी बनने का ऑप्शन है, उसके बाद में यूडीसी के रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, तो मेरी सलाह यही है कि मत जाओ। आप ये सलाह मेरी ज़िंदगी भर याद रखोगे। हालांकि हो सकता है आप पे फैमिली प्रेशर हो कि भाई बड़ी जॉब है, स्टार है, तारे हैं, पावर है, नहीं कुछ नहीं है, सब गलतफहमी है, वहाँ जाके दूर हो जाएगी और आपको बीच में वो छोड़ के आना पड़ेगा ऑप्शन हुआ तो, वरना वापस ऐसे ही किसी लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे साथ वाले, मैं तो भी पहले छोड़ के आ गया और मुझ में कॉन्फिडेंस था क्योंकि मेरे पास टेक्निकल डिग्री थी और मुझे कन्फर्म था कि मैं निकल जाऊँगा, इसलिए मैंने ज़्यादा हरेसमेंट सहा नहीं और मैं मेरे 3-4 साल बाद जब वैकेंसी आई तो मैं मेरे अपने स्टेट में निकल गया। आज यहाँ पे राजस्थान में हमारे फिक्स पे होता है, ठीक है, उसमें मुझे कम से कम पिछले 2 साल से महीने के 40,000 रुपये कम मिल रहे हैं। इन हैंड वहाँ मुझे 60 मिल जाते थे, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, 40,000 कम मिल रहे हैं। प्रोबेशन के बाद में अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं परेशान नहीं हूँ क्योंकि मेरे लिए मैटर करता है आज़ादी। और वहाँ सीआईएसएफ में जाके आपकी आज़ादी बिल्कुल 100% ख़त्म हो जाती है, कुछ नहीं मिलता आपको। आपको छुट्टी के लिए तरसना पड़ेगा, ड्यूटी के बाद आप परेशान रहोगे, रिलैक्स मिलेगा नहीं, वीकली ऑफ आपको मिलेगा नहीं, कंटिन्यू सिर्फ मशीन की तरह ड्यूटी करते जाओ। मशीन का भी आपसे अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वहाँ पे वो ख़राब होगी तो कोई टेक्निकल आदमी बुलाया जाएगा, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं है। आपने खराबी कर दी तो पहले तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, कोई नहीं समझेगा कि ह्यूमन एरर है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आप किसी कोर्स स्टडी में नहीं जाना चाहोगे फिर भी आपको भेजा जाएगा, और ड्यूटी के बाद जो एक्स्ट्रा रेजिमेंटल फॉल इन होते हैं उसमें आप परेशान हो जाओगे। तो ले दे के फ्रीडम पूरी खत्म हो जाएगी। फैमिली लाइफ कहने को है, आप परेशान ज़्यादा रहोगे, फैमिली के साथ बहुत कम रह पाओगे। वो सिर्फ आके घर सो के थोड़ी गप्पे मार के चले जाओ तो अच्छी बात है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पर भी किसी भी पोस्ट पे हो, आप मत छोड़ के जाओ। सिविल जॉब कोई भी कर रहे हो 10+2 की 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे, बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि आप सीआईएसएफ या दूसरी किसी पैरामिलिट्री फोर्स में चले जाओ, ठीक है। फौज को सैल्यूट है, फौजी लोग हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, हम भी करके आए, उनके लिए रिस्पेक्ट पूरी है। लेकिन ये नौकरी ड्रीम जॉब नहीं होती है, करने लायक नौकरी नहीं होती है। बस आप अपना पेट पालने के लिए, घर पालने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप अपने स्टेट में पुलिस कांस्टेबल लगे हुए हो, मैं कहता हूँ आप सीएपीएफ के सब इंस्पेक्टर से ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। रिस्पेक्ट चलो मान लिया फौजी को मिलती है, ठीक है, लेकिन पावर की अगर बात करूँ, शांति की मैं बात करूँ, ईजी लाइफ, तो वो एक कांस्टेबल की ज़्यादा है, ठीक है, स्टेट पुलिस के, सीपीओ सब इंस्पेक्टर से, किसी भी फोर्स के, सीआईएसएफ इंक्लूडिंग, ठीक है। तो इसलिए आप अगर, फर्स्ट सलाह मेरी यही, अगर आपको इस पर डाउट हो तो ये वीडियो किसी भी ऐसे आदमी को भेज देना जो पैरामिलिट्री में लगा हुआ है या सीआईएसएफ में लगा हुआ है। वो आपको बिल्कुल बोलेगा कि भाई ये जो भाई बोल रहा है ये तो खाली 20% बोल रहा है, ठीक है, इसके अलावा 80% चीज़ें होती है। तो आप सोच लो, मैंने जो बोला है, मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट्स बहुत कम बताए, यूँ मान के चलो कि जो भी है ये 20% ही है। आप किसी सीआईएसएफ वाले को ये वीडियो भेज के उसका रिव्यू मांग लेना, वो यही बोलेगा कि भाई इसने तो कुछ बताया ही नहीं है, इससे ज़्यादा हम झेल रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी स्टेट जॉब हो उसको छोड़ के आप मत जाना, मेरी सलाह यही। आप अगर 10+2 में लगे हुए हो, 2400 ग्रेड पे भी लगे हुए हो, 1800 पे लगे हुए हो, खुश रहो, वहाँ मस्त नौकरी करो, एंजॉय करो फैमिली के साथ में। वीकेंड पे छुट्टी मिलेगी आपको, सैटरडे ऑफ मिलेगा, संडे ऑफ मिलेगा। सीआईएसएफ में ऐसा कुछ नहीं है, मशीन की तरह बस काम आप करते रह जाओगे। रिस्पेक्ट कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके समाज में, घर पे दूर जो आपको नहीं जानते वहाँ रिस्पेक्ट है। जिसके साथ आप रह रहे हो
फैमिली उसको सब पता रहेगा कि क्या कितनी मुश्किल, क्या कितनी बकवास झेल रहा है, और बाकी साथ वालों को तो पता है ही। तो पावर वगैरह कुछ नहीं है। आप सिविल जॉब में हो और जो डी ग्रुप में है भाई, अगर उसको एलडीसी वगैरह बनने के चांस हैं तो 3-4 साल तक इंतजार करें, एलडीसी बन जाए, इसमें ना जाए। ठीक है, आपको इस सलाह पे डाउट है, आप किसी भी पैरामिलिट्री के बंदे को वीडियो दिखा के उसे पूछ लेना, सच बात है। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है हमारा एक्सटेंशन। ठीक है, कि आपने अब भाई परेशानियाँ तो मैंने बता दी, अब आपके हाथ में जॉब है, आप बेरोजगार हो, अब कोई ऑप्शन नहीं है। देखो है ना, बेरोजगार जब आदमी होता है उसको नौकरी मिल जाए तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि यार कहीं भी भेज दो, मुझे पाकिस्तान भेज दो, नौकरी कर लूँगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद में एक्चुअल समस्या आपको देखने को मिलती है, तो वो सारी मैंने बता दी। अब कोई भाई है जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, और या फिर कोई दूसरे स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम उसके सामने है, या एग्ज़ाम हो गया है, उसकी ज्वाइनिंग बाकी एक्सटेंशन लेना चाहे, तो एक्सटेंशन की क्या प्रोसेस रहती है। देखो, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ठीक है, सीआईएसएफ में अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप सेंटर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधा निसा से आपको एक सीआईएसएफ की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, एक्सटेंशन के लिए अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे कोई छोटी मोटी बीमारी, डेंगू मलेरिया इस टाइप की बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दो। सबसे जो अच्छा तरीका है वो है कम्युनिकेशन। आप उनको मेल कीजिए, अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम बताइए, सीआईएसएफ को मेल कीजिए। ठीक है, आप निसा हैदराबाद से अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा वहाँ भी भेज दीजिए, और जो अपने हेडक्वार्टर है अपने दिल्ली में वहाँ भी भेज दीजिए आप। ठीक है, आपका जो लेटर है वो मेल कर दीजिए, प्लस उसको स्पीड पोस्ट से आप भिजवा भी दीजिए। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आपका एक्सटेंशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, वापस जवाब आएगा, उसका जो भी आपको जवाब बनता है वापस दे दीजिए। ठीक है, मतलब बात ये होनी चाहिए कि लास्ट में उनके पास ये कहने के लिए नहीं होना चाहिए कि हमने उसको बुलाया था या हमने उसको ज्वाइनिंग लेटर दी थी, वापस उसका कोई जवाब नहीं आया। अगर आपने जवाब दिया है तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, और हर कोई आपके, इंक्लूडिंग अगर बात कोर्ट में जाती है तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा। कम्युनिकेशन पूरा होना चाहिए। आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो लिख दो। आप अगर जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, क्रिएट करके करना चाहते हो तो भी वो लिखो, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाओ सरकारी हॉस्पिटल से कहीं से, और वहाँ लिखो। दूसरा, फैमिली प्रॉब्लम आप बता सकते हो, पेरेंट्स वगैरह की, या जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम है, नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ आप जो करना चाहें, तो सिचुएशन क्रिएट करके आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, एक मेल करना है, प्लस आपको स्पीड पोस्ट से भी भेजना है। निसा हैदराबाद से अगर आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर आएगा वहाँ भी भेजना है, और एक सीआईएसएफ हेडक्वार्टर भी भेज देना है। एसएससी से आपको कोई रोल रहेगा नहीं आपका, जहाँ से आपको डिपार्टमेंट मिल गया, अब आपका पूरा कनेक्शन उससे, वो आपका एक्सटेंशन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। मैक्सिमम केस रहता है अगर थोड़ा जेन्युइन रीज़न है तो आपका कर लिया जाता है, नहीं भी अगर करता है तो भी उसको जवाब आने में, वापस जवाब देने में, करते करते आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। वो आपको एक टाइम देंगे कि भाई 1 महीने के अंदर आप आ जाओ, 2 महीने के अंदर आप आ जाओ, ऐसा करके वापस आप एक कोई नया जवाब बना के लिख दोगे तो थोड़ा टाइम आपको और मिल जाएगा। तो इस तरह से एक्सटेंशन लेना इतना मुश्किल नहीं है, और इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि आपको अगर थोड़ा सा एक्सटेंशन में डिले हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो आपको वापस नौकरी नहीं देंगे। नहीं, अगर आपने कम्युनिकेशन सही किया है, प्रॉपर मेल किया है, प्रॉपर पोस्ट किया है, उसके हर लेटर का आपने जवाब दिया है, तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही माने जाओगे, और कोर्ट भी आपको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी है, ईमेल करना प्लस स्पीड पोस्ट भेजना। ठीक है, एक्सटेंशन के लिए जो भी रीज़न है जेन्युइन लगा दो, बना के लगाना चाहो बना के लगा दो, लेकिन आप अप्लाई कर दो, वापस वहाँ से आपके पास बिल्कुल जवाब आएगा, मेल भी आएगा और स्पीड पोस्ट से भी आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर दो। और इससे रिलेटेड कोई अगर डाउट है, मुझसे आप बात करना चाहते हो, तो मेरी यूट्यूब आईडी में आपको, तो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब की आईडी में, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ सबके सामने आपको बता नहीं पाऊंगा, तो वहाँ मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको अपने नंबर देके आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद में एक सबसे लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कि इसमें लड़कियों की लाइफ क्या होती है। ठीक है, गर्ल्स अगर सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करती है तो उनकी लाइफ क्या होती है, वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। कि आपने अगर सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग आपकी लड़कों के साथ ही होगी। ठीक है, आपको एक रहने के लिए अलग से, वहाँ पे निसा हैदराबाद में अलग अलग बैरक्स बने हुए हैं अलग अलग नाम से, तो एक जगह आपको लड़कियों को सबको रखा जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग उनकी लड़कों के साथ ही होगी। जो लड़कों को करना पड़ेगा वही लड़कियों को करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद में देखिए, एक्चुअल प्रॉब्लम जो मैंने बताई है वो प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी पोस्टिंग हो सकता है कहीं, अगर हो सकता है दिल्ली मेट्रो मिल जाए या फिर एयरपोर्ट मिल जाए। ज़्यादातर चांस लड़कियों के रहते हैं कि उनको एयरपोर्ट ही मिलता है, और कुछ को जो अपने नॉर्थ की नहीं है, कहीं दूसरे रीजन की हैं, जैसे या तो बिहार से हैं या फिर साउथ से हैं, तो उनको हो सकता है दिल्ली मेट्रो मिल जाए। अदरवाइज आपको फर्स्ट पोस्टिंग होती है वो आपके होम जोन से बाहर मिलेगी। अगर आप दिल्ली हरियाणा के हो तो या तो आपको साउथ वगैरह में या नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भेज दिया जाएगा, और आप अगर साउथ के हो तो आपको नॉर्थ में भेजा जाएगा, ऐसे अलग जगह भेजा जाएगा। वो बाकी सब प्रॉब्लम सेम है। रही बात लड़कियों की कि भाई लड़कियों की सेफ्टी से रिलेटेड, तो सेफ्टी का कोई इशू नहीं रहता है।
ठीक है। फोर्स में आपको कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी लड़की होने के लिए कोई आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन देखिए एक्चुअल प्रॉब्लम बाद में शुरू होगी आपको, कि जैसे लड़की हो, आप अभी अनमैरिड हो, आपको जॉब लगने के बाद में शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए हमारा समाज, इसको चाहे नेगेटिव कह लो पॉजिटिव कह लो, जो बात है कि अगर आप कोई लड़की फोर्स में लग जाती है तो जो सिविल में लड़का है, कोई टीचर लगा हुआ है, बैंक में लगा हुआ है, वो प्रेफर नहीं करता है कि किसी फोर्स की लड़की से वो शादी करे, ठीक है। उसके खुद के देखिए पर्सनल फैमिली रीज़न है, वो वाइफ को अपने साथ रखना चाहेगा, अपने घर पे रखना चाहेगा, या अपने स्टेट में कहीं जॉब करवाना चाहेगा, तो वो नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स में रहने वाली लड़की शादी करे जो उसके साथ कभी रहे नहीं। तो सिविल लड़कों से शादी करने के चांस आपके बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। फैक्ट है, वो बता रहा हूँ, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन फैक्ट यही है। ये बात ऐसा नहीं है कि आपकी सुंदरता से रिलेटेड, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लड़कों की प्रेफरेंस है, ऑब्वियसली सी बात है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे और वो कहीं सिविल में टीचर लगी हुई या ऐसी ही किसी लड़की को प्रेफर करेंगे जो उसके साथ में रहे। तो सिविल के लड़कों से शादी करने के चांसेस आपको बहुत कम हो जाते हैं। फिर 4-5 साल बाद आपको समझ में आता है कि भाई मामला सही नहीं बैठ रहा, आप खुद भी प्रेफर नहीं करोगे कि किसी दूसरे स्टेट में जॉब करने वाले लड़के से आप शादी करो जिससे आप 10-15 दिन मिलो, क्योंकि ना वो जॉब छोड़ सकता ना आप छोड़ सकते हो। तो फिर आप क्या करोगे कि आप फोर्स के अंदर ही किसी लड़के को ढूंढने लगोगे, ठीक है। और लड़के भी, हालांकि ये माहौल थोड़ा CISF में मैंने देखा है ख़राब है, ठीक है। इसमें मतलब एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है और उसके बाद में उसको फिर मिसयूज़ करके उसको ज़बरदस्ती शादी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, कि भाई अब तो शादी करनी पड़ेगी, कुछ हो गया है तो, वरना केस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वैसा मामला मैंने काफ़ी केसेस ऐसे देखे हैं। तो फिर लड़कियों को उस फोर्स के अंदर ही कोई लड़का ढूंढना पड़ेगा। फिर चाहे अगर वो प्यार मोहब्बत हो जाए वो अलग बात है, और किसी दूसरे तरीके से भी अगर आप ढूंढते हो तो आपकी प्रेफरेंस वही रहेगी जितना मैंने देखा है। इसके अलावा आप कहीं सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे बहुत टाइम तक। आप बैचलर रह के देख लोगे, कोई सिविल का लड़का, बहुत कम चांस है कि वो शादी करता है। कर ले, अच्छी बात है, करते भी हैं लोग, करनी भी चाहिए, लेकिन होता बहुत कम है। तो ये शादी वाली डिफ़िकल्टी आपको बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर कोई फोर्स में ही आपको दूसरी कास्ट जो भी है, आपको दूसरे स्टेट के लड़के से शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। आपकी पसंद से हो रही है, अच्छी बात है, वरना आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके भी अपना फ्यूचर ध्यान, क्योंकि बहुत टाइम बाद आपको आज़ादी मिली है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, वापस आप घर में जाके किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहोगे, तो आप ऐसा कुछ करके वहाँ पे शादी आपकी वहीं होगी। बहुत इसके चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। पहले से हो रखी है तो अलग बात, लेकिन हो भी रखी है, अगर बंदा आपका कहीं सिविल में जॉब कर रहा है तो डिफ़िकल्टी का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, देखिए अगर दोनों मियाँ बीवी जॉब में है, दोनों CISF में, और आप हैं नॉर्थ के, ठीक है, आप दिल्ली हरियाणा राजस्थान कहीं के हैं, यूपी के, आपकी साउथ में पोस्टिंग हो गई है, ठीक है। साउथ में पोस्टिंग हो गई है तो सीधी सी बात है कि आपके फैमिली वाले आपके साथ में नहीं रहेंगे। आपके पेरेंट्स हैं वो आपके साथ में रह भी लेंगे तो 1-2 महीना, फिर वो उनका मन भर जाएगा। वो साउथ में चाहे इतना लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है, वो गाँव का देसी आदमी जो नॉर्थ में रहा हुआ वो वहाँ नहीं रह पाएगा, आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। फिर आप अगर फैमिली आगे बढ़ाते हो, बच्चे होते हैं, तो आप ड्यूटी पे रहोगे 8-10 घंटे। अगर आप एक साथ जाते हो तो भाई पोस्टिंग आपकी ज़्यादातर एक ही जगह रहेगी, ठीक है। अगर आप एक साथ ड्यूटी पे जाते हो तो पीछे 8-10 घंटे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। तो आप क्या करोगे, जो होता है यूजुअली, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक बंदा मॉर्निंग शिफ्ट में जाएगा, ए शिफ्ट में, और एक जाएगा आफ्टरनून शिफ्ट में, ठीक है। वो अलग अलग शिफ्ट चलेगी उनकी, जो भी हो, अलग कंपनी में रह के अलग शिफ्टें करेंगे वो। तो जब ये जैसे लड़की है, ये मॉर्निंग शिफ्ट में जा रही है तो ये बंदा बच्चे का ध्यान रखेगा। फिर जैसे ही ये घर आएगी ये बंदा ड्यूटी पे चला जाएगा, हालांकि उससे पहले ही निकल जाएगा ये, बच्चे को घर पे छोड़ के किसी को संभल के, या फिर एयरपोर्ट तक ले जाते हैं लोग कि भाई वहाँ बच्चे की हैंडी टेकिंग कर दी और फिर ये बच्चे को घर पे लेके आ जाएगा, ठीक है, और ये ड्यूटी कर लेगा। तो ऐसे करके आप लगभग दिन के 20 घंटे तो एक दूसरे से अलग ही रह लोगे, ठीक है। 2-4 घंटे आपको साथ में मिलेंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से आप नींद वगैरह में निकाल दोगे। तो इस तरह से आपकी लाइफ पूरी बन जाएगी। ये सच्चाई है, फैक्ट है। आप अगर फ्यूचर का सोच के आगे बढ़ना चाहते हैं तब तो ये सच्चाई है। इसके अलावा भी बहुत परेशानियां होती, मैं सब आपको नहीं बता सकता यहाँ पर। और अभी जब आप बेरोजगार हो, आपको ये कुछ नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये खुद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहा है इसलिए ऐसा बता रहा है। तो मैं तो बता दूं कि मैं तो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं रहा। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो बहुत ईजी जॉब निकाली अपनी। मुझसे परेशान बहुत लोग हैं, मैं जितना बोल रहा हूँ उससे 100 गुना ज़्यादा और लोग बोलेंगे अगर आप उनसे बात करोगे तो, ठीक है। मैं तो ये नॉर्मल जो सीधी सामने दिखने वाली सच्चाई है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप जैसे ABC ड्यूटी होती है, इसके अलावा भी एक जनरल शिफ्ट होती है, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है फैमिली के लिए और संडे को उसमें ऑफ मिल जाता है। लेकिन एज ए सब इंस्पेक्टर जनरल शिफ्ट में जाने के बहुत कम ऑप्शन है, ठीक है। या तो क्वार्टर मास्टर में आपको इंचार्ज बनाया जाएगा, या फिर कुछ 1-2 जगह और है जहाँ आपको लगा दिया जाएगा। अदरवाइज सब जगह इसमें कांस्टेबल लगते हैं, सब इंस्पेक्टर का कोई काम होता नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ काम करता है वहाँ पर। और अगर यहाँ पर भी अगर आपको जाना है तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा चापलूस होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चापलूसी करने में, तेल लगाने में माहिर हैं
तो ही आपको ये मिलेगी, अदरवाइज़ तो आपको शिफ्टों में ही घूमना पड़ेगा। और शिफ्ट वाले आदमी को वैसे कुछ खास इज्जत होती नहीं उनकी, क्योंकि ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, अधिकारियों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और लगता है कि ये सारा काम यही कर रहे हैं। समझदार लोग तो यही हैं जो कंप्यूटर चला रहे हैं, बाकी ड्यूटी वाले तो बस वो मशीनें हैं, उनको कुछ काम एक्स्ट्रा आता नहीं है, ये काम तो कोई भी कर लेगा। तो इस तरह से उनकी डिपार्टमेंट में ज़्यादा रिस्पेक्ट भी एक्चुअली में होती नहीं। वास्तविकता में एक्चुअल काम तो यही लोग कर रहे हैं, लेकिन वो आपको पता है कि डिपार्टमेंट्स में कैसे क्या काम होता है। तो ये सारी परेशानी आपको वहाँ पे झेलने को मिलेगी। अगर आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, आप बिल्कुल एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दो, कोई जेन्युइन रीज़न बता दो। क्रिएट करते हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर बनाओ और कम्युनिकेशन पूरा रखो, मेल करो और स्पीड पोस्ट भी करो, ठीक है। उसके जो रिसिप्ट है वो अपने पास में रखो, और अगर उनका कोई लेटर आता है आपके पास में, उसका प्रॉपर आप जवाब दो, ठीक है। ऐसे करके कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा तो एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो आपको थोड़ा बहुत डिले तो मिल ही जाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन के बाद में अगर जैसे मान लो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे अगले बैच में आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग उनके साथ में करवा दी जाएगी। बाद में हो सकता है आपको ज्वाइनिंग दे दे और आपको अगले बैच में आपकी ट्रेनिंग करवा दे। ऐसे करके वो कुछ ना कुछ कंपेंसेट आपको कर देंगे, आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल करवाई जाएगी और आपको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी CISF से रिलेटेड। बाकी फोर्सेज में भी अब देखो CISF जब सबसे बेस्ट मानी गई है, उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो बाकी डिपार्टमेंट में आप देख लो कि इसमें तो कम से कम फैमिली लाइफ है। बाकी में तो आपको कहीं बॉर्डर पे, कहीं इंडो तिब्बत बॉर्डर पे या कहीं जंगलों में छत्तीसगढ़ के, वहाँ पे आपको रखा जाएगा। आप सिविलियन देखने को तरस जाओगे। आप अगर पूरी तरह फौज के लिए डेडिकेटेड कि बस हथियार है, मैं हूँ, वर्दी है, इसके अलावा कुछ लाइफ नहीं चाहिए मुझे, पर्सनल लाइफ, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। लेकिन आज़ादी पूरी आपकी छीन जाएगी। सिविल जॉब में, सिविल डिपार्टमेंट में जो मज़ा है, जो एन्जॉय है, फ्रीडम है, वो आपको इस फोर्स में नहीं मिलने वाली है। बाकी मेरी सभी फोर्सेस के लिए रिस्पेक्ट है, जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि वो बेचारे फंसे हुए हैं, नहीं करना चाहते, लेकिन कोई डेडिकेटेड है तो उसको सैल्यूट है। और ये मेरा फीडबैक था। अब भी आपको अगर कोई डाउट है किसी दूसरे फोर्स से रिलेटेड, CISF से रिलेटेड, किसी भी तरह का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और या मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके कमेंट्स पढ़कर, ठीक है। ये वीडियो भी मैंने आपके कमेंट्स पढ़कर ही बनाया है। दूसरा एक ऐसा और वीडियो बना दूंगा, और आप मुझसे पर्सनली भी बात करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं बेझिझक होकर। आप बिल्कुल सोच समझ के ज्वाइनिंग कीजिए, और बिल्कुल वो प्रेशर मत लीजिए कि एक सीट ख़राब हो रही है, या आप डेडिकेटेड थे, आपने पढ़ाई की, आप डिज़र्व करते हो इसलिए आपने वो सीट निकाली है। ख़राब बाद में भी होगी वो, आप जब छोड़ के जाओगे, ठीक है। मेरा टोटल बैच लगभग मान के चलो 1150 का था। ट्रेनिंग करते करते लास्ट में 650 बचे, और अब तक तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 300-400 लोग छोड़ के जा चुके हैं, 200 मुश्किल से बचे होंगे। तो बाद में भी आपको ख़राब करनी है, इसलिए आप किसी की बातों में आकर घबराना नहीं है। आपकी लाइफ का डिसीजन है और आपको फ्रीडम को चुनना है। तो अगर आप कहीं सिविल जॉब में हैं, बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। एक्सटेंशन ले सकते हैं, दूसरी जॉब निकाल सकते हैं, आप बिल्कुल एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो पूरा देखा है। उन लोगों के साथ आप वीडियो शेयर कर दो जो इस वीडियो से जिनको कुछ फ़ायदा मिल सकता है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिनका सिलेक्शन हुआ है या आने वाले टाइम में तैयारी कर रहे हैं कि उनको तैयारी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उन लोगों को भेज दीजिए। और भी अगर आपको कोई डाउट है, जैसे मुझ पर आपको डाउट है, तो आपके आसपास अगर कोई एयरपोर्ट है तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि वहाँ आप जाओ। CISF के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। आप वहाँ जाकर उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मुझे इस जॉब में मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्या मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। वो काफ़ी फ्रेंडली मिलेंगे आपको। आप उनसे नंबर लेके बाद में भी बात कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल पूरी डिटेल में आपको समझा देंगे कि क्या सीन है। थोड़ा सा एफर्ट लगा के आप यहाँ एयरपोर्ट पर जा सकते हैं, और कोई यूनिट है आसपास, आपके प्लांट है, वहाँ पर भी जाके आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फौजी आपको भगा देंगे वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम सिविलियन की तरह वो लोग रहते हैं। तो आप उनसे, किसी कांस्टेबल से भी पूछोगे तो आपको बता देगा, या आपको कोई जानकार है उसको फ़ोन करो, और ये मेरा वीडियो शेयर करके उनसे आप पूछ लो कि भाई ये जो कह रहा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। वो आपको जेन्युइन चीज़ बता देंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने पेशेंट होकर इतना वीडियो देखा। और भी कोई आपको डाउट है मुझसे बेझिझक पूछ लीजिए, हमेशा यही हूँ मैं, आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।